नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आपके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सेकंड नंबर का अपना मॉडल पेपर होगा। ये पूर्णांक आपके 80 होंगे और आपका समय होगा वो 2.5 घंटे होगा। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं कि प्रश्न पत्र पर परीक्षार्थी सबसे पहले अपने रोल नंबर लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रश्नों के साथ उत्तर में दिए गए जो रिक्त स्थान हैं वहाँ पे लिखने हैं। प्रश्न संख्या 19 होगी वो मानचित्र से संबंधित होगी और जो 20, 21, 22 और 23 होगी उसमें बच्चों आपके लिए आंतरिक विकल्प होंगे। खंड ए हम करेंगे अब, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में संख्या होगी 1 से 6 तक। तो सबसे पहला जो प्रश्न है अपना, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए किसको काम सौंपा था? तो ये थे जेम्स रेनल, जिनको रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान यानी भारत का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1726 में। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है जयसमंद झील, जिसका नाम ढेबर झील भी है। निम्न में से कौन सा मजदूर जो अधिकार है वो नहीं है? तो कौन सा मजदूर अधिकार के अंतर्गत नहीं है? 4 ऑप्शन है। काम का अधिकार बिल्कुल है, सही मेहनताना मजदूर को मिले ये भी उसका अधिकार है। मानवोचित कार्य स्थितियों यानी जहाँ वो कार्य कर रहा है वो मानव के लिए उचित हो, ऐसा भी मजदूर का अधिकार है। तो उपयुक्त सभी अपना ऑप्शन हो जाएगा। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है उसका संबंध है वो है स्वास्थ्य क्षेत्र से। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और एक प्रश्न आपका, ये 4 प्रश्न हैं, इनमें से पर प्रश्न 1 नंबर का है। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन थे? फिरोज शाह मेहता। मुंडा कौन थे? तो मुंडा एक जनजाति थी। कहाँ की? छोटा नागपुर, झारखंड की। छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड के आसपास का जो क्षेत्र है उसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है और ये यहाँ मुंडा जनजाति पाई जाती है। विलियम जोन्स कौन थे? तो ये प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान के लिए कार्य कर रहे थे। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो एक भारत के महान समाज सुधारक और ये थे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आपके ये जगह दी हुई होगी, आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से इनको सुमेलित करते हुए और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। हमारे देश में अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे कि हमारे देश में राज्य स्तर पे भी सरकार होती है और केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है। भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण 2 स्तरीय सरकार होती है और 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब से हुआ है तब से 3 स्तर की सरकार हो गई है। और वो 3 स्तर की सरकार कौन सी है? राज्य स्तर, केंद्र स्तर और स्थानीय स्तर की सरकार है। तो हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकार और केंद्र स्तर की भी सरकार है। नगर निगम के वार्ड को पार्षद के नाम से जाना जाता है। नगर निगम के वार्ड का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसे पार्षद के नाम से जानते। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो उनके लिए जो शब्द यूज हुआ है वह अनुसूचित जनजाति और दूसरा जो है आदिवासी समुदायों के लिए सूची बनाई जाती है यानी सरकारी सूची बनाई हुई है। तो दूसरे ऑप्शन में अपन भरेंगे वो भरेंगे सरकारी, यहाँ भरेंगे सरकारी और अनुसूचित जनजाति भरेंगे यहाँ पे, क्योंकि जगह कम थी इसलिए इधर लिखा गया। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भूभाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। विश्व की अधिकांश जो 90% जनसंख्या है उसका भूपृष्ठ में लगभग 30% भाग है वो निवास करता है।
जो लघुत्रात्मक प्रश्न है और अपना खंड होगा वो होगा स खंड में हम लघुत्रात्मक प्रश्न करने वाले हैं। निम्नलिखित के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। उस सेनापति का नाम बताइए जिसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। तो उस सेनापति का नाम था मीर जाफर, जिसने सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में धोखा दे दिया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बग्गा लोग दूसरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? कतराते थे मतलब वो काम करना पसंद नहीं करते थे दूसरों के लिए। बग्गा एक जनजाति थी और जनजाति के जो लोग हैं, बग्गा जनजाति के जो लोग हैं वो दूसरों के लिए काम करना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और अपने आप को जंगल की संतान ही मानते हैं। ये अपना जो मेन काम है वो मानते हैं कि जंगल के जो भी उत्पाद हैं उनके आधार पे ही अपना खुद का जीवन यापन करना अपना सम्मान मानते हैं। और बग्गा लोग मजदूरी करना अब खुद का अपमान समझते हैं, इसलिए दूसरों के लिए काम करने से कतराते हैं। तो ये दूसरों के लिए मजदूरी करना अपमान समझते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने किया था। जामदानी क्या है? बड़ा ही सरल प्रश्न है। जामदानी क्या है? तो एक बारीक मलमल का कपड़ा होता है जामदानी। और जो टेक्निकल शब्द है यूं लग रहा पता नहीं इसका क्या उत्तर होगा, लेकिन किसी कपड़े के लिए यूज हुआ है जामदानी। यानी जामदानी एक बारीक मलमल का कपड़ा होता है जिसका रंग सलेटी या प्राय सफ़ेद होता है और इसकी बुनाई के लिए सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। देखो 1857 के विद्रोह के 3 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखना है। मैंने 4 लिखे हैं, इनमें से कोई भी 3 आपको याद रह जाएंगे। झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी 1857 की क्रांति के टाइम। तो झांसी आपको याद रखना है। दिल्ली, मेरठ और लखनऊ, इनमें से कोई भी 3 जगह आप याद करके लिख देना। राजस्व निर्धारण की नई पद्धति थी या व्यवस्था थी मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं बतानी। मुनरो व्यवस्था क्या थी? तो एक भू राजस्व की व्यवस्था थी अंग्रेजी शासनकाल में। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न हो गया, लेकिन इसकी समस्याएं बतानी। तो मुनरो व्यवस्था में ये माना गया था कि इससे ये जो लागू हो जाएगी नई भू राजस्व व्यवस्था मुनरो व्यवस्था, तो इन्हें माना गया कि ये लागू होने से किसान अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान थे वो ज़्यादा गरीब होते चले गए। क्यों? क्योंकि मुनरो व्यवस्था में भू राजस्व की दर थी वो बहुत अधिक रख दी थी या बहुत ऊंची रख दी, जिसे किसान या उस समय किसान को जो नाम दिया गया वो दिया गया था रैयत, यानी भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। इतनी अधिक ऊंची दर थी भू राजस्व की। खनिज किसे कहा जाता है? कि नहीं 2 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम बताने हैं। तो भूमि को से खोद कर निकाले जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहा और तांबा, लोहे और तांबे, इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। और अधात्विक खनिजों की बात करें तो इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे कोयला, चूना पत्थर आदि अधात्विक खनिज है। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? बड़ा ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये भी टेक्निकल शब्द है। देखो स्थानांतरित कृषि वो कृषि जो जगह बदल दी जाए, या कहीं कि स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर यानी पेड़ों को काटकर और उन पेड़ों को जलाकर भूखंड को साफ कर लिया जाता है, उस जगह को साफ कर लिया जाता है और उस जो राख बनती है उसमें फसल उगाई जाती है। जब उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो ये जो खेती करने वाले लोग होते हैं दूसरी जगह खेती करते हैं, इसलिए जगह चेंज हो जाती है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब स्थानांतरित कृषि की कोई 2 हानियां लिखिए। तो स्थानांतरित कृषि में पेड़ों को जलाया जाता है, तो साफ है, स्पष्ट है कि पेड़ों को नुकसान होगा और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, अपरदन होगा और जो भूमि की उपजाऊपन है वो भी खत्म हो जाएगी। इनमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिखने, मैंने 3-4 बता दी।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? तो इस्पात उद्योग को, जो लौह इस्पात उद्योग है, उसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड मतलब जिसके बिना चल ही नहीं सकता। जैसे इंसान में मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो इंसान में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो वो चल नहीं पाएगा। ऐसे ही उद्योगों में अगर ये धातु नहीं हो तो उद्योग चल नहीं पाएंगे। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी वस्तुएं इस्पात के का प्रयोग करके ही बनाई जाती हैं, जैसे मशीन रेलगाड़ी, ट्रक, औजार आदि। तो हम कह सकते हैं कि बिना इस्पात के उद्योग के अन्य उद्योग या दूसरे उद्योगों का विकास संभव नहीं है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि सरकार द्वारा संचालित शिक्षा के क्षेत्र की किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखने। तो सरकार द्वारा संचालित शिक्षा क्षेत्र में चलने वाली 2 योजनाएं हैं, उनका नाम हम लिखेंगे। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री में जो किताबें मिलती हैं उसको कहते हैं निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। दूसरा हो गया निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, जो बालिकाओं के लिए चलती है सरकारी विद्यालयों में। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो राजस्थान के कोई 4 प्रमुख कुटीर उद्योग हैं, जैसे हथकरंगा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, चमड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग। ये उद्योग हम लिख सकते हैं। बूंदी दुर्ग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बूंदी का जो दुर्ग है उसका निर्माण 1354 में राजा बरसिंह ने करवाया था, और दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। बड़ा ही सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है, ताकि ये किसी भी जो दुश्मन की सेना थी वो प्रवेश ना कर सके। इसमें कई महल बने हुए हैं, जैसे छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल। और ये जो किला है इसके अंदर भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्र होते हैं, दीवारों को पोत कर उन पे शानदार अच्छे अच्छे चित्र बना दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं भित्ति चित्र, भित्त पे बनाए जाने वाले चित्र। राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण की कोई 2 विशेषता बतानी है। तो राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण की 2 विशेषताएं देखते हैं हम। तो पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है वो कम है, तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग केवल जयपुर में निवास करता है। जैसलमेर, जो कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी है जैसलमेर, वहाँ सिर्फ जनसंख्या का 1% भाग निवास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से राजस्थान की जनसंख्या पश्चिम में कम है, तो उत्तर पूर्व में के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो जिले हैं वहाँ पे अधिक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के साथ भेदभाव, उत्पीड़न की घटनाएं कब अधिक बढ़ जाते हैं? तो जो अल्पसंख्यक कौन होता है? अल्पसंख्यक होता है जो संख्या में कम हो, और अल्पसंख्यक जो धार्मिक समुदाय हैं उनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं कब अधिक बढ़ जाएंगी? तो उस समय अधिक बढ़ जाएंगी जब सरकार या कोई राज्य दूसरे धर्मों की बजाय या दूसरे धर्मों को बराबर ना मानकर किसी एक धर्म को मान्यता दे दे। फौजदारी कानून किन क्रियाओं से संबंधित है? तो फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार और कार्यों से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे चोरी करना, दहेज, हत्या आदि। चीजों की गुणवत्ता, वस्तुओं की गुणवत्ता, चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। ये बताने वाले कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। ये बताने वाले कानून की जरूरत पड़ी क्योंकि विद्युत उपकरण और भोजन और दवाइयाँ ये ऐसी चीज़ें हैं जो खराब गुणवत्ता की हों तो उपभोक्ता के जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं, क्योंकि उपकरण अगर
क्वालिटी वाले नहीं होंगे तो उपकरणों में हादसा हो सकता है, जल सकते हैं। भोजन अगर क्वालिटी वाला नहीं होगा, गुणवत्ता वाला नहीं होगा, तो भोजन और दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके कारण उपभोक्ता के जीवन का खतरा बन सकती हैं। जन सुविधाएं क्या हैं? प्रमुख जन सुविधाओं का नाम आपको लिखना है। तो जन सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं, जनता की सुविधा या जन सुविधा, जो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। नागरिकों की आवाज़ संसद तक कैसे पहुंचती है? तो नागरिकों की आवाज़ संसद तक पहुंच सके इसके लिए निम्न माध्यम हैं, जैसे टीवी, रेडियो, रिपोर्टर, अखबार और जनसभाएं करके भी आम लोग अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन, इस विचार राष्ट्रवादी जब आंदोलन चल रहा था, देश की स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन चल रहा था, तो इस विचार का समर्थन किया गया कि सभी वयस्कों को, या जो भी भारतीय वयस्क हैं, उस समय 21 वर्ष माना गया था, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष है। 18 वर्ष का हर भारतीय नागरिक जो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, उसे मत देने का अधिकार है। उसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो सभी वयस्कों को मताधिकार देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा क्यों माना गया? जब आंदोलन चल रहा था, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उस समय ये विचार सामने क्यों आया? तो अंग्रेजी शासन के समय हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे। उस समय उनको अनुभव हुआ कि तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों में विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं, अतः सभी को वयस्क मताधिकार दिया जाना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, लिंग का हो, वंश का हो, रंग का हो, उसे मत देने का अधिकार, उसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट 19 का प्रश्न है, ये है मानचित्र वाला। अब हम बड़ी सरल तरीके से मानचित्र भरने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसलमेर को भरेंगे, बांसवाड़ा जिला भरेंगे, झुंझुनू जिला भरेंगे। तो जैसलमेर जिला राजस्थान का पश्चिमी जिला है। मानचित्र को ध्यान से देखेंगे अपन तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, ये सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है। सबसे दक्षिण में जिला बांसवाड़ा है, ये जिला बांसवाड़ा है, यह हम बांसवाड़ा भर देंगे। ये अपना जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। और ये कटोरे के आकार का जिला जो दिख रहा है वो है सीकर, और इस कटोरे की गोद में बैठा हुआ ये जिला है वो है झुंझुनू। 1857 की क्रांति के परिणामों पे प्रकाश डालना है। नेक्स्ट अपना द खंड में प्रश्न होगा, वो होगा 1857 की क्रांति के परिणामों पे प्रकाश डालना। 6 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? राजस्थान के शासकों ने क्रांति को रोकने का पूरा प्रयास किया था, राजाओं ने पूरा प्रयास किया। अतः क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को सम्मानित किया, उनको कई सुविधाएं दी, और सुविधाओं के रूप में अंग्रेज जो राजकुमार थे वो अंग्रेजी शिक्षा ले सकें, ऐसा अंग्रेजों ने ऑफर दिया। अंग्रेजी शासन की स्थापना की, यानी अंग्रेजी शिक्षा थी उसको प्रारंभ किया ताकि राजाओं के राजकुमार वो शिक्षा ग्रहण कर सके। अंग्रेजों ने अपने और सैनिकों के व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया। क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अब जो 2 और 3 का अपना पॉइंट है तो वो है कि जैसे उस समय सामंत जो लोग थे, जमींदार जो लोग थे, वो क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर रहे थे और अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे, तो सामंतों के ज़्यादातर शक्ति और अधिकार छीन लिए गए।
सामंत लोग थे उनके अधिकार और शक्तियां छीन ली। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? यह अथवा में प्रश्न है। अगर आपको एक ही प्रश्न करना है और 6 मार्क्स का होगा, आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, एक करना है तो अपन ऊपर वाला करेंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि फौजदारी कानून में व्यक्ति को गिरफ्तार अगर कर लिया जाता है तो उसे निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कारण जानने का अधिकार, कि गिरफ्तार व्यक्ति को किस कारण से गिरफ्तार किया है ये जानने का अधिकार है उसे। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का भी अधिकार है। और तीसरा है कि उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता और उसे दबाव में किसी प्रकार का बयान नहीं नोट किया जा सकता, ये भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूस्खलन वाला। भूस्खलन, इसे रोकने की प्रविधियां यानी इसके तरीके कौन से हैं कि इसे रोकें? भूस्खलन का मतलब होता है बड़ी बड़ी चट्टानें अपनी जगह से खिसक जाएं, चट्टान के टूटकर गिरने को कहा जाता है भूस्खलन। यानी भूकंप से भी हो सकता है। और ये होती क्यों है? भूकंप से, बाढ़ से या ज्वालामुखी से। भूस्खलन रोकने की विधियों की बात करें तो भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यम मार्गी कौन थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे मध्यम मार्गी? तो मध्यम मार्गी कांग्रेस को कहा जाता है और जो कांग्रेस के नेता थे उनको मध्यम मार्गी कहा जाता है क्योंकि इनके जो उद्देश्य और काम करने का तरीका था वो मध्यम मार्गी था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना भी इनका कार्य था और इन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। इनका मानना था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाएगी तो उनकी आवाज़ ब्रिटिश सरकार के कानों तक जाएगी और वो भारत को एक दिन आज़ाद कर देंगे। उनकी मांग थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं। मध्यम मार्गी राजनेता जनता को जो अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून थे उनसे मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहे थे और सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराने का प्रयास भी ये मध्यम मार्गी कर रहे थे। तो नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर होगा वो तीसरा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों के पढ़ने में मदद करें। यही अपना मौलिक कर्तव्य है। थैंक्स।